बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं जावा में और उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जिन चीज़ों पे डिस्कस करना है वो ये कुछ कह लें कि कुछ पॉइंट्स हैं। तो वो क्या है कि पहले तो हम ये देखेंगे कि पैकेज क्या होता है जावा में, और दूसरा ये कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है। फिर हम देख लेंगे कि भाई पैकेज की हायरार्की क्या होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे कि हम जो है वो हाउ टू प्लेस क्लास इन अ पैकेज, इनकी अपनी जो क्लासेस बनाते हैं वो पैकेज में कैसे रखते हैं, उनको कंपाइल कैसे करते हैं। और जो हमारे कंपाइलर की आउटपुट है, अगर कभी हमें ऐसा करना पड़े कि फॉर एग्जांपल आपने सोर्स कोड आपके पास है और आप चाहते हैं कि जो बाइट कोड जनरेट हो वो आपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, तो वो एक अलग फोल्डर में आप सिर्फ बाइट कोड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक पॉइंट और है कि हाउ टू यूज़ क्लासेस प्लेस इन अदर पैकेजेस, यानी कि अगर आपके पास आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल पैकेजेस हैं तो आप दूसरे पैकेजेस की क्लासेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमारा पॉइंट है वो है कि नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। ये बड़ा कॉमन एरर है, अक्सर हमें फेस करना पड़ता है, आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए। देखेंगे कि एरर कब आता है और इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। एंड हाउ टू यूज़ क्लास पाथ टू लिंक क्लासेस प्लेस्ड आउटसाइड द प्रोजेक्ट। सम टाइम हमें अपनी जो क्लासेस जो प्रोजेक्ट से बाहर यानी कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में रखी होती हैं उनको भी हमें लिंक करना पड़ता है अपने सोर्स कोड के साथ, क्योंकि हम उनको रीयूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसकी बात करेंगे कि क्लास पाथ की वेरिएबल को या पैरामीटर को हम यूज़ करके ये टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात ये है कि पैकेज होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। जावा पैकेज इज जस्ट अ फोल्डर और हायरार्की ऑफ फोल्डर, यानी कि सबसे पहले आपने ये समझ लेना है कि पैकेज कोई एडवांस या कोई यूनिक या कोई डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है। पैकेज जस्ट इतनी सी चीज़ है कि एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर हम अपनी जो क्लासेस है वो प्लेस कर देते हैं। और मैंने इसमें लिखा हुआ हायरार्की ऑफ फोल्डर का क्या मतलब है कि हो सकता है वो एक ही फोल्डर हो, और ये भी हो सकता है कि वो हमने अपनी सोर्स कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक फ़ोल्डर के अंदर एक मज़ीद फ़ोल्डर बनाया हो, उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स बनाए हों और वहाँ पे जाके अपना जो है सोर्स कोड प्लेस किया हो। तो दैट मीन्स के अपने सोर्स कोड को अगर हम इस तरह की फ़ोल्डर हायरार्की में रख देते हैं तो उस तरीके से मतलब कोड रखने को के लिए हमें जो है वो पैकेज यूज़ करना पड़ते हैं। वाई वी नीड पैकेज, इसके साथ ये भी बात कर लेते हैं कि हमें पैकेज की ज़रूरत क्यों होती है। देखें, जैसे आप अपने कंप्यूटर में सारी जो फाइल्स हैं वो एक ही फोल्डर में नहीं रख देते। आपने कुछ डाटा जो है वो अपना ई ड्राइव में रखा हुआ है, कुछ सी में रखा हुआ है, कुछ ई ड्राइव के अंदर फर्दर जो है वो आपने सब फोल्डर बनाए हुए हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह हम अपना सोर्स कोड के अंदर भी जो तमाम क्लासेस हैं वो एक फोल्डर में नहीं रखते, हम मल्टीपल फोल्डर्स बनाते हैं और ताकि जो हमारा कोड है वो ऑर्गेनाइज हो सके। तो प्लेसिंग आवर सोर्स कोड और क्लासेस इन वन फोल्डर वुड मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन। वी डिवाइड आवर प्रोजेक्ट इनटू मॉड्यूल्स एंड कीप क्लासेस ऑफ ईच मॉड्यूल सेपरेट बाय प्लेसिंग देम। मतलब ये भी बड़ी कॉमन सी बात है कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो मतलब आप क्या कर, हम जनरली हम करते क्या हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को मल्टीपल मॉड्यूल्स में ज़ाहिर है डिवाइड कर लेते हैं और हर एक जो मॉड्यूल की क्लासेस हैं वो हम सेपरेट फोल्डर्स के अंदर रख देते हैं। तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है कह रहे हैं वो एक फोल्डर में पड़ा होता है, उसके अंदर जो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल वो हर मॉड्यूल का जो कोड है वो फर्दर सब फोल्डर के अंदर हमने जो वो प्लेस किया होता है। दे मेक इट ईजी टू यूज़ जावा लाइब्रेरीज। ये दूसरा मैंने आपको बेनिफिट बताया है कि हमें पैकेज हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो जावा की लाइब्रेरीज हैं उनको इस्तेमाल करना आसान हो जाता है जो दूसरे लोगों ने या दूसरी कंपनीज ने पब्लिश की होती हैं, ठीक है। तो ये जब हम बनाएंगे तो फिर आपको ये बात वाज़ह हो जाएगी कि भाई ये कैसे आसान हो जाता है। उसके अलावा जो पैकेजेस हैं उनको इस्तेमाल करके दे हेल्प अस टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टन टाइप्स बिहेवियर और स्टेट। यानी कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक क्लासेस हैं या किसी एक क्लास के अंदर कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है या कोई स्पेसिफिक मेथड है या मल्टीपल मेथड्स हैं, आप चाहते हैं कि भाई इन चीज़ों को आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही जो इस पैकेज में वो क्लास रखी गई है सिर्फ उसी पैकेज में मौजूद बाकी क्लासेस तो इनको यूज़ कर सकें, लेकिन जो दूसरे पैकेजेस हैं वो इसको यूज़ ना कर सकें। तो यानी कि हम अपनी जो डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर और मेथड्स के ऊपर जो एक्सेस है हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजिंग पैकेजेस। तो ये तो थोड़ी सी बुनियादी बातें होगी ना कि पैकेज होता क्या है, ये कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है और लाइब्रेरीज बनाना आसान हो जाती हैं और हम अपनी जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कोडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि भाई ठीक है ये सारी बातें, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये काम कैसे अचीव करेंगे। तो अच्छा,
इम्प्लीमेंट करने की बात प्लेसिंग पैकेजेस है वो नेक्स्ट पॉइंट पे है। इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, वो मैं मिस कर गया था पहले, वो अभी उसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। वो ये है वाई वी डिफाइन पैकेज हायरार्की, कि भाई ये तो समझ लग गया कि भाई आप एक फोल्डर के अंदर अपनी क्लासेस को रख दें, तो हम हायरार्की क्यों बनाते हैं। देखिए, एक तो बुनियादी बात आपको मैंने पहले बता दी है कि हायरार्की हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है हम उसको फर्दर सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकें और हर एक जो मॉड्यूल की क्लासेस हैं वो हम अलग-अलग प्लेस कर सकें, यानी कि वो यूनिक पाथ बन जाता है हमारी क्लासेस का। तो फॉर एग्जांपल पेरेंट पैकेज फॉर द प्रोजेक्ट एंड सब पैकेज फॉर डिफरेंट मॉड्यूल, जो भी हम बात कर रहे थे। वी फॉलो डोमेन नेम इन रिवर्स ऑर्डर टू कीप द पाथ टू ईच मॉड्यूल और क्लास ग्लोबली यूनिक। ये बड़ी अहम बात है। देखें, मैं आपको इसका थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके वाज़ा करता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो आपने अपनी जो क्लासेस हैं वो एक फ़ोल्डर में रखनी है। एक तरीका तो ये है ना कि आप फॉर एग्जांपल अपना फ़ोल्डर का कुछ भी नाम रखें। जैसे फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम जो है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और उसके अंदर हमने एकेडमिक्स को, अकाउंट्स को और लाइब्रेरी वगैरह की चीज़ों को जो है वो मैनेज करना है। तो एक तरीका तो ये है ना कि आप लिखें जी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम का कोई फ़ोल्डर बनाएं और उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लें फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर सारी क्लासेस रख दें जिन्होंने अकाउंट से रिलेटेड जहाँ पे सारा कोड है। इसी तरह SMS यानी कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाले फ़ोल्डर में एक और फोल्डर बना लें, इसका नाम रख दें जी फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स। इसमें सारी एकेडमिक्स की चीज़ रख दें और इसी तरह लाइब्रेरी का एक फ़ोल्डर बना लें और जितनी भी चीज़ें लाइब्रेरी सिस्टम से रिलेटेड है वो यहाँ पे रख दें। एक तरीका तो ये है। लेकिन हम इसमें डोमेन नेम का क्या मतलब रोल है, वो ये कि हम जो अपने फोल्डर का जो नाम रखते हैं इसको हम यूनिक रखते हैं, क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट की क्लासेस को दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना होता है। तो अगर हमारे फॉर एग्जांपल एक और सॉफ्टवेयर हो, उसने भी नाम अगर ऐसे रखा हो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और उसमें अकाउंट्स, और हमें उसके प्रोजेक्ट में से कुछ क्लासेस अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी हो तो हमें उनको डिफ़िकल्ट होगा मैनेज करना, क्योंकि हमारे जो फोल्डर के नाम है वो सेम हो जाएंगे। तो लिहाजा हम करते ये हैं कि अपने फोल्डर की यानी कि जो हायरार्की है इसको यूनिक करने के लिए इसके शुरू में अपनी कंपनी की जो डोमेन नेम है उस नाम के फोल्डर बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं, जैसे मेरा ब्लॉग है जो मैंने आपके जो डिफरेंट टास्क है जहाँ पे अपलोड करता हूँ प्रैक्टिस के लिए, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी हमारी जो कंपनी का नाम है वो बिट्सपीडिया है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि भाई बिट्सपीडिया के अंदर जो है वो हमारे पास एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और उसके अंदर फर्दर फोल्डर हैं। तो बजाय इसके कि हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फोल्डर बनाएं, हम पहले फोल्डर बना लेंगे कॉम का, इसके अंदर हम फोल्डर बना लेंगे बिट्सपीडिया का और इसके अंदर हम जो है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फोल्डर बना लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम इस प्रोजेक्ट के कोड को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं तो हमारी जो क्लास का पाथ बनेगा वो यूनिक बनेगा कि भाई कॉम डॉट या / बिट्सपीडिया, और उस बिट्सपीडिया के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं और एक मॉड्यूल का नाम है अकाउंट्स एंड सो ऑन। तो यानी कि हमारी जो क्लास का पाथ है कंप्लीट वो ग्लोबली यूनिक हो जाता है, क्योंकि जो हमारी डोमेन है ज़ाहिर है वो सिर्फ हम ही उसको ऑन कर रहे होते हैं ना, तो दूसरी कंपनी तो नहीं उसको ऑन करती। तो इसलिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो पैकेज का नाम बनाएं वो डोमेन नेम के हिसाब से उसको बना लें, ठीक है। इसी तरह व्हेन क्लासेस आर डिफाइंड इन हायरार्की, क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट पैकेजेस कैन बी यूज्ड टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी एक क्लास बनाई है फ़र्ज़ करें स्टूडेंट के नाम से और वो मैंने रखी है अकाउंट्स के पैकेज के अंदर, या फ़र्ज़ करें एक और पैकेज है वहाँ पे मैंने कुछ कॉमन चीज़ें प्लेस करनी है, उसका नाम भी मैंने कॉमन ही रख दिया है, वहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अपनी क्लास प्लेस कर देता हूँ जो भी स्टूडेंट वगैरह की है। तो इस केस में मुझे ये करना पड़ेगा, यानी जब मैंने इसको कॉमन जगह पर रखा होगा तो अगर मैं कोई दूसरे किसी प्रोजेक्ट से कोई क्लासेस इंपोर्ट करता हूँ या अपने सिस्टम में यूज़ करता हूँ तो उनका जो पाथ है वो यूनिक होगा, जाहिर है, क्योंकि मेरे पास पाथ बिट्सपीडिया है ना, तो जो दूसरा प्रोजेक्ट कोई होगा उसका जो पाथ है वो डिफरेंट होगा इससे। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में स्टूडेंट नाम की ही जो 2 क्लासें हैं वो यूज़ कर सकता हूँ, एक हमारे अपने प्रोजेक्ट से आ रही होगी और जो दूसरी जो क्लास है वो हमारे किसी दूसरे प्रोजेक्ट से आ रही होगी, जाहिर है उसका जो पाथ है वो सारा जो है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से मतलब हायरार्की बनाने का हमें ये फ़ायदा हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, प्लेसिंग क्लासेज इन पैकेजेस। तो भाई अब हम बात करने लगे थोड़ी सी प्रैक्टिकल कि भाई ये काम करते कैसे हैं। ये तो थ्योरी हो गई ना कि हम फोल्डर में क्लासेस रखते हैं और फोल्डर के अंदर फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का जो पाथ है वो हम डोमेन के साथ हमने लिंक कर दिया ताकि वो जो हायरार्की है वो यूनिक बने।
तो पैकेज में प्लेस कैसे करेंगे? देखिए सिर्फ 2 स्टेप हैं। अगर आपने कोई क्लास पैकेज में रखनी है तो उसके सिर्फ 2 स्टेप हैं। वो क्या हैं? हम पैकेज की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं अपने सोर्स कोड में और उसके बाद अपने पैकेज का नाम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अपना जो पैकेज का नाम है अगर उसमें मल्टीपल फोल्डर्स आ रहे हैं तो हम स्लैश की जगह पर डॉट यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है जी, फॉर एग्जांपल अभी हम उसका नाम प्रोजेक्ट 1 कह देते हैं, ठीक है, कि हमारा कोई भी XYZ कोई प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमने कुछ क्लासेज हैं वो अपने हमने यहाँ पे ऐसे ही प्लेस हुई हैं। अभी तक हमने यानी कि अपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, वहाँ पे कोई क्लासेज रख दी। अब हम इन क्लासेज को पैकेजेस में रखना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या? स्टेप 1 क्या था कि हम अपने सोर्स कोड में पैकेज की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे आऊँगा, ये बड़ी बेसिक सी क्लास है, ये मैंने पहले ही लिख के रख लिया आपके लिए। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पैकेज का कीवर्ड और बाद में जो भी मैं पैकेज यूज़ करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये पड़ी हो com.bitspedia.student-management-system.common। लेट्स से कि भाई हमारा ये फोल्डर की हायरार्की है जिसके अंदर हमने इसको प्लेस किया है। तो आपने क्या करना है, अपनी पैकेज को यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है जिस भी पैकेज में आप इसको प्लेस करना चाहते हैं। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है, प्लेस द सोर्स फाइल इन मैचिंग फोल्डर हायरार्की एज स्पेसिफाइड इन द पैकेज स्टेटमेंट इन योर सोर्स कोड। यानी कि ये जो आपने हायरार्की एक बनाई है ना, जहाँ मैंने आपको बताया कि स्लैश नहीं यूज़ करना, यहाँ पर डॉट यूज़ करना है, इसी हायरार्की के मुताबिक आपने फोल्डर्स बना लेने हैं और स्टूडेंट की क्लास को उस फोल्डर के अंदर प्लेस कर देना है जो भी आपका लास्ट फोल्डर बन रहा है। तो हम करेंगे क्या, अपनी स्टूडेंट की फाइल को यहाँ से बंद कर देते हैं और अपने यहाँ पर जाके यहाँ से हम कहते हैं इसको हमने यहाँ से कट किया। हमारी पैकेज की हायरार्की क्या है? हमारे प्रोजेक्ट में एक कॉम का फोल्डर है, सॉरी मैंने फाइल बना दी है, वापस आते हैं। यहाँ पे फोल्डर बनाना है हमने, पहले कॉम का फोल्डर बनेगा। इस फोल्डर के अंदर मैं जो मैंने हायरार्की वहाँ डिक्लेयर की है वही हायरार्की यहाँ पे बना दूंगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कॉम के अंदर बिट्सपीडिया का फोल्डर है और इसके अंदर लेट्स से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फोल्डर है और इसके अंदर हमने जो है ना वो लेट्स से कि हमने कोई वैसे तो मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमने एक कॉमन नाम से कोई फोल्डर बनाया हुआ है पैकेज, ताकि हम इसमें कॉमन जो चीज़ें हैं वो प्लेस कर सकें। तो हम करेंगे क्या, अपने सोर्स कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमने ये हायरार्की बनाई है यहाँ पर जाके इसको प्लेस कर देंगे। तो अब देखें कि इसका नाम मैच कर रहा है कि कॉम के फोल्डर में बिट्सपीडिया का फोल्डर है और इसके अंदर SMS का फोल्डर है, इसके अंदर कॉमन का फोल्डर है और वहाँ पर ये क्लास पड़ी है। तो देखें कॉम के फोल्डर में बिट्सपीडिया के अंदर, SMS के अंदर कॉमन में स्टूडेंट क्लास पड़ी है। तो ये है तरीका कि हम किस तरीके से जो अपनी क्लासेज हैं वो एक पैकेज में प्लेस करते हैं। देखिए ये सारी बात समझने के साथ साथ ये भी याद रखें कि जब हम प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, तो हम ये सारा काम जो जावा के IDE हैं जैसे नेटबीन्स है या क्लिप्स है उनको यूज़ करते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप चाह रहा हूँ कि आपको ये काम नोटपैड को यूज़ करके भी करना आना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी फंडामेंटल्स पे ग्रिप होती है तो बाद में आपको जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको वो डायग्नोज करना ज़्यादा आसान होता है। आपको समझ लग रही होती है कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। तो इसलिए बेशक ये काम हम बाद में इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे मैं भी कर रहा हूँ, हम अपने IDs को यूज़ कर करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता होगा ना कि ये सिस्टम है क्या, ये काम कैसे करता है, तो आप IDE को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकेंगे और आपको पता चल जाएगा कि जो IDE आपका सोर्स कोड कंपाइल कर रहे हैं या रन कर रहे हैं वो किस तरीके से उसको जो वो रन कर रहे हैं। तो इसलिए आपको मैंने ये IDE के बगैर ये वाला जो कंसेप्ट है ये डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा आगे चलते हैं। ये हमने काम कर लिया कि अपनी जो क्लास है वो पैकेज में हमने प्लेस कर ली। अब बात करते हैं कि कंपाइलिंग क्लासेस स्टोर्ड इन पैकेज, हम अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे। देखें पहले तो हम ये करते थे ना, जहाँ पर हमारा सोर्स कोड पड़ा होता था वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट को मतलब पॉइंट करते थे और वहाँ जाके जावा सी की कमांड यूज़ कर लेते थे। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो हमारा बेस पाथ है, यानी कि जैसे अगर मैं CMD ओपन करूं तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, अभी मेरा कर्सर जिस डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है ना, ये मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ये लिखा है
कि जब आप कोड को कंपाइल करते हैं तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मस्ट बी दी होम फोल्डर ऑफ द पैकेज हायरार्की। तो पैकेज हायरार्की कहाँ पड़ी हुई है, अगर आप गौर करें तो वो प्रोजेक्ट 1 के फोल्डर में पड़ी हुई है। यहाँ से हमारी पैकेज हायरार्की स्टार्ट हो रही है ना, तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ CD और उसका पाथ पेस्ट कर देता हूँ और मैं E में शिफ्ट करता हूँ ताकि मैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे हूँ। तो अब देखें यहाँ से मेरी हायरार्की स्टार्ट हो रही है ना कॉम के फोल्डर की। यहाँ से मैं जो है वो कंपाइल करने की जो कमांड है वो मैं यहाँ से अब जो है उसको रन करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे, ये दोबारा स्लाइड पे आएँ तो हम लिखते कैसे हैं कि जावा C और उसके बाद अपना पूरा पाथ और एंड पे स्टूडेंट डॉट जावा। यहाँ पे मैंने SMS के अंदर रख दिया, कॉमन में नहीं रखा, तो इसको जो है वो चले हम SMS में रख लेते हैं ताकि जो हमने स्लाइड्स में डेटा जैसे रखा हुआ है ना उसके साथ हम थोड़ा सा सिंक्रोनाइज रहें। कॉमन के फोल्डर को रिमूव कर देते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट के लेवल पे ही इसको रख लेते हैं कि भाई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने कुछ क्लासेस यहाँ पे प्लेस की हुई हैं। अच्छा है, तो ये भी पैकेज ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंपाइल करने के लिए कमांड लगाएंगे कि भाई जावा C और हमारी हायरार्की क्या है, com/bitspedia/स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमने स्टूडेंट डॉट जावा की फाइल रखी है। तो इस तरीके से हम अपनी जो क्लास है उसको कंपाइल कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या गलती कर दी है, लेट मी चेक। अच्छा, ये मैंने एड्रेस की क्लास को मॉडिफाई किया था तो हाँ ये देखें अभी मैंने उसको चेंज नहीं कर सका, ये मिस हो गया है। यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, एड्रेस नहीं आएगा। तो वापस आके कंपाइल करें तो अब देखें कि हम इस तरीके से अपनी जो पैकेज में रखी हुई क्लासेस हैं उनको इस तरीके से जो है वो कंपाइल करते हैं। अब रन करना है तो भाई ज़ाहिर है इसमें तो मेन मेथड ही नहीं है, तो रन करने के लिए हमें जो है वो एक और क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम यूँ करते हैं, इस ताकि डिस्कशन को हम कंप्लीट कर सकें, यहीं पे एक स्टूडेंट टेस्ट की क्लास बना देते हैं, स्टूडेंट टेस्ट, और इस क्लास में हम अपना मेन मेथड डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं इसका पैकेज भी अभी सेम रखते हैं, स्टूडेंट टेस्ट की क्लास है और ये सारा कोड इसमें नहीं है। यहाँ पे हम कहते हैं जी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड है और इसमें हम कोई आर्गूमेंट रिसीव करके यहाँ पे स्टूडेंट को जाके यूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं जी स्टूडेंट S इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और इसका हम कोई भी ID पास कर देते हैं और बाद में हम उसको प्रिंट कर देते हैं ताकि हम जब उसको रन करें तो हमें पता चल जाए कि भाई ये प्रॉपर्ली जो है ये काम हो रहा है। तो S.id यूज़, क्योंकि ID को हमने पब्लिक रखा हुआ है, अभी हमारा जो फोकस है वो प्राइवेट या इनकैप्सुलेशन पे नहीं है, इसलिए मैंने आसानी के लिए उसको जो है वो पब्लिक रख लिया। तो वापस आएँ, अगर आप यहाँ पे आके देखें, अब कंपाइल करते हैं हम स्टूडेंट टेस्ट को, ठीक है। इसको हमने कंपाइल किया, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्टूडेंट, ये क्या हो गया है इसको, ये कह रहा है जी। अच्छा, हम कंपाइल कर रहे हैं स्टूडेंट टेस्ट को, तो ज़ाहिर है इसके अंदर स्टूडेंट की क्लास भी तो यूज़ हो रही है ना, तो हमें इसको सिर्फ इसको कंपाइल करने की बजाय अपनी तमाम जो जावा की क्लासेस हैं उसको कंपाइल कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमें ना आए। तो हमने कंपाइल किया, अब जो है वो हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो गया है। अब हम यहाँ पे रन कर लेते हैं कि भाई जावा, और रन करते वक्त भी इस पूरी हायरार्की जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे bitspedia/SMS/student टेस्ट, और ये हम इसको रन करेंगे तो could not find, गड़बड़ क्या है, बिट्सपीडिया SMS स्टूडेंट टेस्ट, बिट्सपीडिया में SMS में स्टूडेंट टेस्ट की क्लास तो पड़ी हुई है, इसमें क्या गलती की हमने, स्टूडेंट टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, और इसमें हम ये यूज़ कर रहे हैं और ये हमने रखी हुई है, यस ये कॉमन में नहीं पड़ा, ये हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। पैकेज जो है, क्योंकि देखें ना हमने अब जो स्टूडेंट टेस्ट की क्लास है वो भी इसी पैकेज में रखी है, तो लिहाजा हमारी जो पैकेज की डिक्लेरेशन है वो मैच करनी चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस फोल्डर हायरार्की के साथ इसको मैच करवाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। इसी तरह जो स्टूडेंट की क्लास है उसको भी रिव्यू कर लेते हैं, वहाँ पे भी अब हम ये कॉमन का कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन से हमने इसको रिमूव कर दिया है। और अब हम इसको दोबारा जाके एक दफ़ा क्लास इस कोड को रिमूव कर देते हैं। थोड़ी सी एरर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, एरर भी अच्छे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि सम टाइम काम करते वक्त कोई बेसिक से प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं होती। जावा सी किया, कंपाइल किया अपनी दोनों क्लासेस को जो कि SMS के फोल्डर में पड़ी हैं, तो इस तरीके से कंपाइल होगी और रन किया। बाद में हमने जावा लिख के कॉम के फोल्डर में स्टूडेंट टेस्ट की फाइल को रन किया, तो देखें जो उसका यानी कि जो भी आउटपुट बनती है वो उसने
इस केस में जो प्रिंट कर दिए। तो ये एक तरीका है कि भाई आप जो अगर स्लाइड पे वापस आ जाएं कि भाई हम किस तरीके से अपना जो कोड है उसको कंपाइल कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि आप जो है वो पूरा पाथ लिखकर काम करें तो आपके मतलब ये बेहतर प्रैक्टिस है एज़ कम्पेयर टू कि आप SMS के फोल्डर के अंदर जाकर जावा की या जावा सी की कमांड यूज़ करें। इसी तरह टू प्लेस कंपाइलर आउटपुट इन डिफरेंट फोल्डर, तो यूज़ -d स्विच विद जावा सी कमांड। देखिए समटाइम ये होता है कि फ़र्ज़ करें आप एक कोड पे काम कर रहे हैं और सोर्स कोड आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आपने वो प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो अब जब डिलीवर करेंगे तो ज़ाहिर है हम सोर्स कोड तो नहीं देंगे ना, तो हम तो उसको सिर्फ बाइट कोड देंगे। तो अगर हम इस तरीके से कोड कंपाइल करें जैसे अभी कर रहे हैं, तो आपने गौर किया है ना कि हमारी जो बाइट कोड वाली क्लासेस हैं, जैसे कि ये देखें जो क्लास फाइल्स हैं, ये भी उसी सोर्स कोड के साथ जो है वो मिक्स हो रही हैं। तो हम इस तरीके से, तो हमें फ़र्ज़ करें 100 क्लासेस बनाते हैं और वो डिफरेंट पैकेजेस में या डिफरेंट फोल्डर्स में पड़ी हैं, तो हमें अलग-अलग मैनुअली कॉपी करना पड़ेगा ना अपनी बाइट कोड को। तो ये बड़ा टाइम वेस्टिंग किस्म की एक्टिविटी है। हम करते क्या हैं, हम सोर्स कोड को लिखने के बाद कंपाइल करते वक्त, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, एक पैरामीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें -d मीन डेस्टिनेशन, यानी कि हम चाह रहे हैं कि जो कंपाइलर की आउटपुट है वो किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर चली जाए। तो अब देखें अगर मैं इसको यहाँ पे स्टूडेंट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि आप इसका कंफ्यूज ना हो कि देखें अभी सिर्फ सोर्स कोड पड़ा है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ये आउटपुट कहाँ पे जाए। आप किसी भी जगह भेज सकते हैं, लेकिन अभी हम ये करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल ऊप में यहाँ पे किसी भी फोल्डर में आप भेज सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर कोई तो चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि SMS का कोई फोल्डर है और या उसके अंदर हमने उसकी आउटपुट भेजनी है। तो ये आपको बस पाथ पता होना चाहिए कि ये पाथ क्या है। भाई मेरा ये पाथ है जहाँ पे मैं अपनी सारी आउटपुट भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। या आप इसको प्रोजेक्ट 1 के साथ नाम को मैच कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर तो हमने पहले बना दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ई लेवल की एक स्टेप ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे जाके कह देते हैं कि भाई हमारा जो फोल्डर है वो प्रोजेक्ट 1 है और इसका जो भी सोर्स कोड जो बाइट कोड है वो सारा इसके अंदर आ जाए। हम इस पाथ को सिर्फ यहाँ से कॉपी करेंगे, जो भी पाथ होगा। अभी तो मैंने उसको सिंपलीफाई कर दिया ना, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब जो हमारी कंपाइलर की आउटपुट है वो प्रोजेक्ट 1 के फोल्डर में चली जाएगी, क्योंकि हमने -d यानी कि डेस्टिनेशन जो है वो हमने ये सेट किया हुआ है। इसको हमने कंपाइल किया। अभी आप देखिएगा, अगर वापस आप आए प्रोजेक्ट 1 में, देखें वो जो हमारे प्रॉपर हायरार्की फॉलो की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है कॉम में, बिट्स, पीरियड में, SMS। और देखें यहाँ पे सोर्स कोड नहीं है, सिर्फ बाइट कोड है। दैट मीन्स के अब अगर मैं ये वाला जो फोल्डर है प्रोजेक्ट वाला, ठीक है, यानी कि इस फोल्डर को ज़ाहिर अभी तो ये तो है ना, मतलब मेन हमारा कोड है। इसके अलावा हो सकता है कुछ और फाइल्स हमें चाहिए हों, टेक्स्ट फाइल हो, कुछ सेटिंग्स की फाइल हो, वो सारी हम यहाँ पे रख देंगे। और प्रोजेक्ट 1 का जो फोल्डर है वो अपने क्लाइंट को दे देंगे। तो दैट मीन्स कि उसके अंदर उसके पास जो है वो हमारा सिर्फ बाइट कोड जाएगा, जो सोर्स कोड है वो इस तरीके से नहीं जाएगा। तो ये बात हो गई कि हम कैसे जो है वो डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं अपने बाइट कोड की। अभी मैंने यहाँ पे माई जावा ऐप रखा हुआ है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट 1 कर दिया, तो ये थोड़ी बहुत जो नेमिंग की मतलब डिफरेंस है ये आप उसको आई होप के अंडरस्टैंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है फोल्डर के नाम के फ़र्क में जो चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूजिंग क्लासेस प्लेस्ड इन अदर पैकेजेस। सम टाइम होता ये है कि आपने अपने ही प्रोजेक्ट में कुछ क्लासेस यूज़ करनी होती हैं और वो आपके पैकेज में नहीं पड़ी होती, वो आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट पैकेज में पड़ी होती हैं। तो उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, देखें जैसे आपको याद है ना कि हमने स्कैनर की क्लास यूज़ की थी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो हमने उसको कैसे यूज़ किया था, पहले हमने इंपोर्ट की स्टेटमेंट लगाई थी, उसके बाद उसको यूज़ किया था। तो यही तरीका हम अपनी क्लासेस के साथ भी करते हैं। तो अगर आप इसको जो है जनरलाइज करें तो आप समझें कि 3 तरीके हैं उसको यूज़ करने के या इंपोर्ट करने के। पहला तरीका क्या है, आप इंपोर्ट की स्टेटमेंट लिखें और अपनी क्लास का नाम विद कंप्लीट पैकेज लिख दें, ये कंप्लीट पैकेज नेम, और एंड पे क्लास का नाम भी लिख दें। तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो सोर्स कोड है उसमें वो अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपका पैकेज था java.util के अंदर आपकी बहुत सारी क्लासेस और भी पड़ी हैं, तो आप बजाय इसके कि 10-20 टाइम्स आप हर क्लास का नाम लिखें, अगर आप चाहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट लिखने से उस पैकेज के अंदर मौजूद तमाम जो फाइल्स हैं या जो कोड है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर स्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक लिखने से यूटिल के पैकेज में मौजूद तमाम क्लासेस जो हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। इसमें मैं यहाँ पे सेमीकोलन भूल गया हूँ, वो आपने लगाना है। तीसरा तरीका क्या है, यूजिंग फुली क्लासिफाइड क्लास नेम एट द यूजेस
टाइम, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या है। पहले हम अपनी एक क्लास बनाते हैं। देखें, ये काम तो हम पहले कर ही चुके हैं ना कि स्कैनर को कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब हम यही वाली प्रैक्टिस अपनी बनाई हुई क्लासेस के साथ करते हैं, ताकि आपको ये बात वाज़ह हो जाए कि जैसे हम जावा की क्लासेस इंपोर्ट करते हैं उसी पैटर्न पे हम अपनी क्लासेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ आपको ये बात क्लियर करने के लिए। इसी में जो हमने जो प्रोजेक्ट की क्लास बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी, ऊप के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे जाके हम यूँ करते हैं कि इसका पैकेज चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं भी ये जो स्टूडेंट टेस्ट की क्लास है ना, इसको हम एसएमएस में एक और पैकेज बनाते हैं। उसको नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ताकि हमारा जो ऐप का नाम दिया हुआ है, ठीक है, बिट्सपीडिया में ऐप के नाम से एक फोल्डर है, वहाँ पे रख दें। तो आप ऐप बिट्सपीडिया में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एसएमएस के अंदर उसको रखा जाए। तो ये थोड़ी सी टाइपो है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर और बनाते हैं। हम कहते हैं कि भाई इस क्लास को हम चाहते हैं कि एक ऐप के फोल्डर में शिफ्ट कर दें, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कट किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ज़ाहिर है इसका जो पैकेज की डिक्लेरेशन है वो भी मैच करनी चाहिए। तो अब एसएमएस के अंदर हमारा एक और फोल्डर है ऐप का, हमने इसको वहाँ रखा है, तो लिहाजा मैंने एसएमएस के साथ डॉट ऐप का लफ्ज़ भी लिख दिया है। पैकेज डिक्लेरेशन जो है वो मैच करनी चाहिए जहाँ पर आपकी वो फिजिकली यानी कि वो क्लास स्टोर होती है। ये बात हो गई। वापस आएँ तो अब देखिए स्टूडेंट की क्लास का पैकेज क्या है, डिफरेंट है, बिट्सपीडिया com.bitspedia.sms, ठीक है। इसको आप सोर्स कोड भी देख सकते हैं, com बिट्सपीडिया SMS। और जो हमारी स्टूडेंट टेस्ट की क्लास है उसका पैकेज डिफरेंट है। अब हमने स्टूडेंट टेस्ट के अंदर स्टूडेंट की क्लास को यूज़ करना है, जैसे देखें यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैंने आपको याद है बताया था कि वो क्लासेस जो आपकी सेम पैकेज में पड़ी होती हैं उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप एक क्लास ऐसी यूज़ कर रहे हैं वो उस पैकेज के अलावा किसी दूसरे पैकेज में पड़ी है तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखें इस केस में जो स्टूडेंट की क्लास है वो ऐप के पैकेज में नहीं पड़ी, वो किसी दूसरे पैकेज में पड़ी है। तो दैट मीन्स कि मुझे इसको यूज़ करने के लिए पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा तो ये क्लास उसको नहीं मिलेगी। दैट मीन्स कि कंपाइल टाइम पे कोई एरर आ जाएगा। तो पहले तो आपको मैं एरर दिखा देता हूँ ताकि ये बात सही तरह वाज़ह हो सके। हम यूँ करते हैं कि वापस जाते हैं, ये जो हमने पहले कमांड यूज़ की थी, एसएमएस के अंदर मौजूद क्लासेस को भी कंपाइल कर लेते हैं। और एसएमएस के अलावा एसएमएस के अंदर ये तो स्टूडेंट की क्लास कंपाइल होगी ना, हम यहाँ पे जो स्टूडेंट टेस्ट की क्लास है उसको भी कंपाइल कर लेना। ये इसका उसका पाथ ये है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ इसी फोल्डर की क्लासेस को कंपाइल नहीं करना, इस फोल्डर में जो क्लासेस मौजूद हैं, यानी कि ये हमें एब्सोल्यूट पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो हम पहले ही हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसको पॉइंट कर रही है। तो com/बिट्सपीडिया/SMS और ये ऐप, और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हमारी क्लास पड़ी है स्टूडेंट टेस्ट की। तो आप स्टैटिक डॉट जावा लिखते हैं या स्टूडेंट टेस्ट डॉट जावा लिखते हैं, एक ही बात है। इस केस में हमने इसको कंपाइल किया। देखिए वो क्या कह रहा है, सिस्टम ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल। वो कह रहा है कि स्टूडेंट का जो सिंबल है यानी कि जो स्टूडेंट की क्लास है यानी कि वो नहीं मिली। स्टूडेंट टेस्ट की 7 नंबर लाइन में ये प्रॉब्लम है। तो वापस आके प्रॉब्लम देखें तो देखें 7 नंबर लाइन में हमने क्या किया हुआ है, स्टूडेंट की क्लास को यूज़ किया हुआ है। तो दैट मीन्स कि अगर एक क्लास हमारे उसी पैकेज में नहीं पड़ी होती जिसमें हमारी ये मेन क्लास पड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर या कंपाइलर कह दें या जावा वर्चुअल मशीन जो है वो उसको सर्च नहीं कर सकती। तो हमें इनको जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे जाके इंपोर्ट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे हमने स्कैनर यूज़ किया था तो उसका पैकेज यूज़ किया था ना java.util.scanner। इसी तरह हमारी जो स्टूडेंट की क्लास है उसका हम पैकेज यूज़ करेंगे और वो क्या है, वो है com.bitspedia.sms और उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है। तो इस तरीके से जब मैं उसको इंपोर्ट करूँगा और उसको रन करूँगा बाद में, अब मैंने इंपोर्ट कर ली, वापस जाकर इसको रन करता हूँ, सॉरी कंपाइल करता हूँ। तो अब देखें चूँकि हमने उसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा दी है तो अब प्रॉपरली जो है वो इंपोर्ट हमारे पास कोड हो रहा है। अच्छा जी, ये हमने इसको रन किया था और अब हम इसको कंपाइल किया था। हम इसको रन कर लेते हैं। तो रन करते वक्त ज़ाहिर है हमें स्टूडेंट की क्लास को रन नहीं करना, स्टूडेंट टेस्ट को करना है जो कि हमारे ऐप के फोल्डर में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जावा और जो हमारा पाथ है यानी कि वो लिख देंगे, इसके बाद SMS app/student test.java स्टूडेंट टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से एनीवे रन करेंगे तो जो भी वो उसके अंदर आपने मेन मेथड जैसे डिफाइन किया होगा उसके मुताबिक जो वो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। वापस चलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा है, लेट
लेट्स कीप ऑन ट्रैक। हमने ये देखा है कि आपने अगर अपनी जो क्लासेस हैं वो अपने ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट फोल्डर में रखी हूँ तो आप उस फोल्डर से बिल्कुल वैसे ही इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे आप स्कैनर और रैंडम वगैरह की क्लासेस हम पहले इंपोर्ट करते रहे। और दूसरा तरीका क्या है कि आप स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक यूज़ करने से क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें स्टूडेंट टेस्ट की क्लास में आप चाहते हैं कि सिर्फ SMS में से स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं करना, SMS के फोल्डर में या पैकेज में हम इसको फोल्डर की बजाय पैकेज का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। स्टूडेंट की बजाय हम चाहते हैं कि भाई इसमें स्टैटिक यानी कि स्टूडेंट भी इंपोर्ट हो ही जाएगा लेकिन स्टूडेंट के अलावा जो बाकी तमाम क्लासेस हैं वो भी इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएंगी, मुझे उनको इंडिविजुअली इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक मेरी यूज़ करने का तरीका है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं वैसे ही उसको कंपाइल करूँगा, देखिए मैं आपके सामने कंपाइल कर रहा हूँ, और वैसे उसको रन करूँगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ये कि मुझे इंडिविजुअल जो है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा उन तमाम क्लासेस को। जो तीसरा मेथड है ये क्या है, यूजिंग फुली क्लासिफाइड क्लास नेम, फुली क्वालिफाइड कहते हैं इसको, ऐसे गलत लिख दिया, मैं इसको ठीक कर दूंगा, क्लास नेम एट द यूजेज टाइम। यानी कि तीसरा तरीका क्या है, तीसरे तरीके की पहले वजह समझ लें कि क्यों हमें तीसरे तरीके की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट में लिख के दिखाता हूँ आपको। लेट्स से कि एक पैकेज चाहे आपका अपना बनाया हुआ है या वो जावा का है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने देख लिया कि इंपोर्ट करने का जो तरीका है वो सेम है। लेट्स से कि एक क्लास है, उसका नाम है java.util.date। इसी तरह एक और क्लास है, उसका पैकेज है sql.date। फ़र्ज़ करें आप इनको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कमेंट नहीं करते, हम इसको इंपोर्ट ही कर लेते हैं। इस तरीके से हमने दोनों क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे जाके अब मैं जो है इनके ये दो क्लासेस एक ही नाम की डिफरेंट पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो अब मैं अगर इसको यूज़ करना है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर न्यू डेट और कंस्ट्रक्टर जो भी है वो कॉल कर दो, तो सिस्टम को या कंपाइलर को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो डेट का मैंने वर्ड यूज़ किया है ये वाली क्लास यूज़ करना चाह रहा हूँ या दूसरे फोल्डर की क्लास यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये वो टाइम है जहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है फुली क्वालिफाइड क्लास नेम। ये क्या होता है, यानी कि पैकेज नेम प्लस क्लास नेम, यानी कि हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। लेट्स से दो क्लासेस तो हम ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम करेंगे क्या, एक क्लास को तो इंपोर्ट कर लेंगे इस तरीके से, और अगर हम ऐसे डेट लिखेंगे तो ज़्यादा हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैंने एसक्यूएल वाले पैकेज की क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ पूरा पैकेज लिख दूंगा java.sql.date, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो java.sql.date। इस तरीके से मैं अपनी सिर्फ क्लास का नाम लिखने की बजाय जब पूरा नाम लिख दूंगा तो अब जब कंपाइलर देखेगा ना कि भाई मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि भाई मैं इस वाली क्लास का कर रहा हूँ। और अगर मैं कभी नहीं लिखता, फॉर एग्जांपल फुली क्वालिफाइड क्लास नेम, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ कि भाई डेट और यहाँ पर न्यू डेट लेट्स से, तो अब कंपाइलर को पता है कि ये कौन सी डेट यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, और यहाँ पर मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फुली क्वालिफाइड क्लास नेम लिखा है साथ। तो दैट मीन्स कि अब मैं इस पैकेज वाली डेट यूज़ नहीं कर रहा इस लाइन में, मैं java.sql के पैकेज की जो यानी कि जो डेट क्लास है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सादा लफ्ज़ में यूँ समझें कि ये जो प्रैक्टिस है ना, जो तीसरा जो तरीका है इंपोर्ट करने का, ये वहाँ यूज़ होता है जब किसी वजह से आप अपने कोड में एक ही फाइल में दो क्लासेस यूज़ करते हैं और दोनों क्लासेस का जो नेम है वो कोलाइड कर जाता है, वो मैच कर जाता है। तो उस केस में आप फुली क्वालिफाइड जो है वो क्लास नेम यूज़ करते हैं। लेट शिफ्ट स्टूडेंट टेस्ट, ये आपको मैंने करके बता दिया है। नाउ वी हैव टू इंपोर्ट, ये आपको मैंने सारा करके बताया है कि अब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट करने के बाद हम उसको कंपाइल और रन कर सकते हैं। अभी जो कि हमने ये एसक्यूएल की डेट वगैरह यूज़ नहीं की हुई तो मैं इसको रन करके नहीं दिखाता, लेकिन आपको पॉइंट ये वाज़ा हो जाना चाहिए कि जब हमारी एक से ज़्यादा क्लासेस एक नाम की हो जाती हैं तो हम उसको जो है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। वापस आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। देखिए ये जो एरर है ना, अक्सर काम करते वक्त हमें ये एरर आ जाता है, तो अगर आपको थोड़ा पता हो तो आपको उसको डायग्नोज करना और उसको रिजॉल्व करना आसान होता है। तो देखिए एरर खुद बता रहा है वो क्या है। नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर मीन कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कोड को यानी कि प्रोग्राम को बना रहे होते हैं तो आपके पास क्लासेस अवेलेबल होती हैं, लेकिन जब आप अपना कोड किसी क्लाइंट को शिप करते हैं या डिलीवर करते हैं
या डेवलपमेंट के दौरान भी ऐसा हो सकता है। तो समटाइम जो क्लासेस आपको रिक्वायर्ड हैं वो क्लासेस आपके यानी कि उसमें अवेलेबल ही नहीं होती जहाँ का पाथ आपने स्पेसिफाई किया होता है। तो इसको समझने के लिए हम बेसिक सा काम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर अब जो मुझे पता है ना कि स्टूडेंट टेस्ट की जो क्लास है वो स्टूडेंट की क्लास को यूज़ करती है, तो अब ये मैंडेटरी है कि जब स्टूडेंट टेस्ट की क्लास को रन किया जाए तो उससे पहले स्टूडेंट की क्लास जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए उस हायरार्की में जो मैंने डिफाइन की हुई है, जो इनकी जो पैकेज की हायरार्की है। लेट्स से कि मैं किसी वजह से वो क्लास वहाँ पे नहीं है, अभी मैं खुद उसको मैनुअली डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन सम टाइम हमें मैनुअली डिलीट नहीं करना पड़ता, वो किसी और वजह से मिसिंग होती है। मिसाल के तौर पे मैं ऐप में जाता हूँ और एसएमएस में जो स्टूडेंट की क्लास है ये वाली जो फाइल है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस आएँ, इसको रन करते हैं। ठीक है, जावा और इसको रन किया तो ये देखें क्या एरर आ रहा है। एरर आ रहा है कि नो क्लास डेफिनेशन फाउंड। एरर क्या मतलब कि उसको स्टूडेंट क्लास की जो डेफिनेशन है यानी कि जो उसका बाइट कोड है वो नहीं मिला, तब उसने ये वाला जो एरर है ये जनरेट किया है। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी ये एरर आए तो समझें कि आपका जो कोड रन हो रहा है वो किसी ऐसी क्लास को यूज़ कर रहा है जो क्लास वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ज़ाहिर है अब आप उस क्लास को वहाँ पर प्लेस कर देंगे, उसके बाद आप रन करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको हम वापस ले आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। वो क्या है, यूजिंग क्लास पाथ टू लिंक क्लासेस। कि भाई हम क्लास पाथ को कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस को लिंक करने के लिए। इसकी पहले थोड़ी सी ना बैकग्राउंड समझते हैं। वो डिस्कस रीयूजिबिलिटी मैनी टाइम्स अर्लियर, बट हाउ टू यूज़ क्लासेस दैट रिजाइड आउटसाइड आवर प्रोजेक्ट। यानी कि ये भी तो हो सकता है ना कि जो हम क्लासेस यूज़ कर रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में नहीं पड़ी, वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पड़ी हुई हैं, तो उनको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के साथ जो है वो लिंक करेंगे। वी कैन यूज़ क्लास पाथ टू लिंक क्लासेस प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो उसके दो इनके केसेस होते हैं कि आपके, चलें दो केसेस की बाद में बात करते हैं, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि क्लास पाथ को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इस सिनेरियो को बिल्ड करने के लिए हम यूँ करते हैं कि लेट्स से कि भाई ये जो कोड है ना हमारा स्टूडेंट टेस्ट वाला, ये डिपेंड करता है किसी ऐसी क्लास पे जो इस प्रोजेक्ट में नहीं पड़ी हुई। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारा एक और प्रोजेक्ट था वो हमने बनाया था और उसके अंदर हमने वो क्लास को प्लेस किया था और उसको हम यहाँ पर जो है वो अब यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, देखें पहले तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। लेट्स से कि हमारा एक प्रोजेक्ट था, यहाँ पे जाके उसको बना लेते हैं। उसमें क्या नाम रखें उसका, हम कहते हैं जी प्रोजेक्ट या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा कुछ नाम रखते हैं। कोई प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हमने एक क्लास बनाई हुई थी किसी पैकेज के अंदर। तो पहले क्लास बना लेते हैं, बाद में उसको पैकेज में शिफ्ट कर देंगे। उसका नाम था बुक। कोई भी क्लास हो सकती है, आपको मैं आसानी के लिए बड़ी बेसिक सी एग्जांपल देकर बताने लगा हूँ कि दूसरे फोल्डर में या दूसरे प्रोजेक्ट में पड़ी हुई क्लासेस को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो बुक की डेफिनेशन क्या है, हम यहाँ पे जाकर कह देते हैं जी पब्लिक क्लास बुक, और यहाँ पे हम कोई बेसिक सा ले लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ISBN नंबर क्या है इसका, और अभी फॉर एग्जांपल इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, इसका अपनी डेफिनेशन क्या है। और हाँ, इसको हम किसी पैकेज में ज़रूर रख देते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है कि हम जब भी प्रोफेशनल कोई काम करते हैं तो हम हमेशा उसको किसी पैकेज में रखते हैं। तो com.bitspedia में ही, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अंदर हमने इस क्लास को प्लेस करना है। ठीक है, इसके अंदर सब फोल्डर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको मेन पे रख देते हैं। अच्छा, इसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया। तो आपको मैंने बताया था कि इस फोल्डर की हायरार्की भी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे या कट करेंगे और इसको प्लेस कर देंगे उसी हायरार्की के फोल्डर्स के अंदर। हम यहाँ पे जाके कह देंगे कि कॉम के फोल्डर में, यानी कि उसी हायरार्की के मुताबिक आपने फोल्डर बना लेने। अभी बस हम मैनुअली बना रहे हैं, बाद में जब हम कोई ID यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमें मैनुअली नहीं बनाने पड़ते, ये पूरी हायरार्की ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो बिट्सपीडिया में फोल्डर हमारा क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए हमने शॉर्ट यूज़ किया है LMS, और इसके अंदर हमारी जो है वो बुक की क्लास पड़ी है। ठीक है, और लेट्स से कि हम इसको कंपाइल भी कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं अपने LMS वाले फोल्डर के अंदर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे अपने कमांड विंडो को पॉइंट करके कमांड विंडो एक और ओपन कर लेते हैं ताकि हम दो पे काम कर सकें। यहाँ पे हम कहते हैं GCD, यहाँ पर चले जाओ, ई ड्राइव में गए और यहाँ पर हम कंपाइल कर लेते हैं जावा सी बुक की क्लास को, जो कि पड़ी है com/bitspedia
स्लैश लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में बुक डॉट जावा, इसको हमने कंपाइल कर लिया। ओके, अब हम इस बुक को यानी कि जो हमने कंपाइल की है ये किसी और प्रोजेक्ट में पड़ी है, इनके बिल्कुल डिफरेंट फोल्डर है, देखें गौर करें, ऊप में LMS का फोल्डर बिल्कुल डिफरेंट है और हमने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो इस पर अभी हम काम कर रहे हैं दूसरी कमांड विंडो में, वो है प्रोजेक्ट 1 के नाम से जो फोल्डर है। तो अब हम इसको यूज़ करने लगे हैं, देखें कैसे करेंगे। इसको तो हमने कंपाइल करके रख दिया ना, इस विंडो को हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, वापस आते हैं इस कमांड विंडो में और हम स्टूडेंट टेस्ट में एक बुक का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कहते हैं स्टूडेंट टेस्ट की जो क्लास है स्टूडेंट टेस्ट, ये बुक का ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करती है। लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाओ, बुक इज इक्वल टू न्यू बुक, और ये क्लास हम रीयूज़ कर रहे हैं अपने ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट से। तो न्यू बुक, तो जाहिर है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के लिए वही तरीका है कि इंपोर्ट, और वो पैकेज की हायरार्की क्या है, com.bitspedia.library-management-system.book, ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। और अब मैं book.isbn इज इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जाके हम इसको प्रिंट कर देते हैं कि भाई जैसे हमने पहले स्टेटमेंट प्रिंट की थी, लेट्स प्रिंट, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये वाकई ही यूज़ हम कर पा रहे हैं सक्सेसफुली या इसमें कोई गड़बड़ है। तो book.isbn, book.isbn, ठीक है जी। book.isbn को हम एक्सेस कर लेंगे इस तरीके से। पहले हमने स्टोर कर दिया क्योंकि वो पब्लिक था, पब्लिक था भी कि नहीं, इसको पहले वेरीफाई कर लें ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। डज नॉट एग्जिस्ट, एक मिनट मैं वापस जाता हूँ। ऊप में LMS में बिट्सपीडिया में ये बुक की क्लास है और इसको हमने पब्लिक नहीं बनाया हुआ, इसको पब्लिक बना लें, वरना ज़ाहिर है आपको पता है कि अगर पब्लिक नहीं होगा तो हम इसको दूसरे फोल्डर से यानी कि दूसरे पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको ये मैंने पब्लिक कर दिया है और इसको वापस चलते हैं इसी कमांड विंडो में, और ज़ाहिर है उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको चेंज किया है। तो cd डबल डॉट, और यहाँ पर हमारा क्या है उसका पाथ, LMS का फोल्डर है हमारे जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे cd LMS, और यहाँ से हम उसको रिकम्पाइल कर लेते हैं javac com/bitspedia/lms/book.java, इसको हमने कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद वापस दूसरे प्रोजेक्ट में गए, cd डबल डॉट cd प्रोजेक्ट 1, यहाँ पे चले गए और यहाँ से अब हम यूज़ करते हैं इस क्लास को कि देखते हैं कैसे यूज़ करना है। पहले सोर्स कोड में वापस आएँ और इसमें देखें कि ये मैंने क्लास को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, lms.book करके, और उसके बाद हमने इसको बुक का ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी वैल्यू स्पेसिफिक, इसको प्रिंट कर दिया। अब हम इसको कंपाइल करते हैं अपनी स्टूडेंट टेस्ट की क्लास को, ताकि हम इसको देख सकें कि इसकी जो है वो आउटपुट क्या आती है। तो इसको कंपाइल करने के लिए हमने पहले कमांड यूज़ की थी, यहाँ पे कहीं होगी, ये देखें, कॉम, बल्कि हम स्टूडेंट की क्लास को भी और स्टूडेंट टेस्ट की क्लास को भी हमने कंपाइल कर लिया। हाँ जी, देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है। प्रॉब्लम, अच्छा ये बुक्स लिखा हुआ है, इसको पहले ठीक कर लें क्योंकि ये बुक्स नहीं है, बुक है, ठीक है, आल दो के इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम तो ठीक कर लेना। अब देखिए क्या कह रहा है सिस्टम ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल बुक, वो कह रहा है कि बुक का जो सिंबल है यानी कि जो बुक की क्लास है वो उसको नहीं मिली। तो देखिए हमने ये तो बता दिया है कि इसका बुक का पैकेज क्या है, लेकिन इसको ये तो नहीं पता ना कि ये जो यानी कि ये जो पैकेज है ये तो मतलब हमारे पैकेज के साथ के अंदर तो नहीं पड़ा हुआ, ये तो किसी और जगह पे पड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स कि मुझे इसको अब बताना पड़ेगा कि ये जो LMS वाला पैकेज है ये किस जगह से लोड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है क्लास पाथ। तो अब मैं जब इसको कंपाइल करूँगा मैं इसको बताऊँगा कि कंपाइल करते वक्त डैश क्लास पाथ यूज़ करना है, कौन सा, जहाँ पर मेरी बुक की डेफिनेशन पड़ी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना फोल्डर, तो ये जो फोल्डर है ये मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई जब इसको इन दोनों क्लासेस को कंपाइल करो तो इस क्लास जो डिपेंडेंसीज हैं हमारी वो यहाँ से रिजॉल्व करो। और जाहिर है कुछ डिपेंडेंसीज हमारी करंट फोल्डर में भी हैं, तो हम सेमीकोलन लगा के यहाँ पे मल्टीपल पाथ लिख सकते हैं। हो सकता है ना कि आप एक क्लास एक प्रोजेक्ट से यूज़ कर रहे हैं, दूसरी क्लास किसी दूसरी लाइब्रेरी से या प्रोजेक्ट से यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको वो सारे पाथ फिर यहाँ देने पड़ेंगे, तो हम एक से ज़्यादा पाथ हूँ तो हम सेमीकोलन लगा के बाकी पाथ लिख देते हैं। तो अभी हम कह रहे हैं कि भाई क्लास पाथ जो है यानी कि जहाँ पे हमारी क्लासेस पड़ी हैं
जो इस प्रोजेक्ट में या इस कोड में यूज़ हो रही हैं, जिसको हम कंपाइल करने लगे हैं, वो कहाँ से ढूंढनी है? वो ई में ऊप में LMS का फोल्डर है, वहाँ से ढूंढनी है, और डॉट मेन के करंट फोल्डर से ढूंढनी है, क्योंकि करंट फोल्डर में भी तो कुछ क्लासेस हैं जिनके हम आगे पाथ लिख रहे हैं। तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे। अब देखें, इसने सही कंपाइल कर दिया, क्योंकि अब उसको जो बुक की क्लास है वो मिल गई थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमने LMS का नाम क्यों लिखा है, हमने पूरा पाथ क्यों नहीं लिखा कि LMS के बाद com.bitspedia.lms और वो सारा कुछ, उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब हमने बुक को इंपोर्ट किया है, ये देखें, ये बुक को इंपोर्ट किया ना, तो बाकी का पाथ वो यहाँ से खुद ही बना लेगा। यानी कि वो सिस्टम करता क्या है, जो हमने क्लास पाथ में चीज़ें स्पेसिफाई किया होता है पाथ, उसके आगे वो ऑटोमेटिकली जो इंपोर्ट के अंदर पाथ यूज़ हो रहा होता है, वो आगे कंकैटिनेट करके उसका जो एब्सोल्यूट पाथ है वो बना लेता है। तो हम यहाँ पे जब भी इंपोर्ट स्टेटमेंट में पाथ लिखते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट पाथ नहीं लिखते। एब्सोल्यूट मीन कि कभी भी उसको C ड्राइव या D ड्राइव से शुरू नहीं करते, अपने पैकेज की हायरार्की से उसको स्टार्ट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं अपना जो कोड है वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी दूसरी ड्राइव पे भी जाकर रख दूं, तो मुझे पता है कि जो मेरे सारे पाथ हैं वो जो कोड के अंदर यूज़ हुए हैं वो सारे पाथ मेरे रिलेटिव हैं, और जो एब्सोल्यूट वाला हिस्सा है, यानी कि उनकी जो डिपेंडेंसीज हैं, वो मैं कंपाइल करते वक्त या रन करते वक्त क्लास पाथ की वेरिएबल में उसको स्पेसिफाई कर दूंगा। तो देखें, इस तरीके से मैं अपना कोड जो है वो कंपाइल कर सकता हूँ कि जो मेरा कोड जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था वो मैंने अलहदा क्लास पाथ के पैरामीटर में उनको स्पेसिफाई कर दिया है। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे? रन करने के लिए भी रन किया था, कहाँ गया वो कमांड? जावा सी, ये चलिए दोबारा लिख लेते हैं। हम कहते हैं जी रन करो जावा, और जो हमने रन करना है स्टूडेंट टेस्ट को, वो कहाँ पड़ी है? कॉम स्लैश, कहाँ पड़ी है? com/bitspedia में स्लैश स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ऐप के अंदर हमारी स्टूडेंट टेस्ट की क्लास पड़ी है, और हम इसको रन करना चाहते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास SMS ऐप स्टूडेंट टेस्ट, इसको क्यों नहीं मिली? लेट अस चेक। स्टूडेंट टेस्ट की क्लास हमारी com.bitspedia SMS ऐप स्टूडेंट, पाथ में क्या इशू है? वापस आके रीवेरीफाई कर लें। यहाँ से कॉम में, बिट्सपीडिया में, SMS में ऐप, और ऐप में स्टूडेंट टेस्ट। स्टूडेंट टेस्ट हमारी क्लास यहाँ पड़ी हुई है। SMS में ऐप, SMS में ऐप। लेट मी चेक कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास। वापस जावा इसको उप्स, बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहा हूँ, एक्सटेंशन साथ लिख रहा हूँ, ये नहीं साथ लिखनी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। कह रहा है जी बुक की क्लास नहीं मिल रही। तो भाई बुक की क्लास इसलिए नहीं मिल रही कि बुक की क्लास हमने डिफरेंट फोल्डर में रखी हुई है, तो वो फोल्डर तो भी हमने उसको बताया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको वो फोल्डर भी बता देंगे, जैसे हम कंपाइल करते वक्त बताते हैं ना कि भाई हमारा ये जो सोर्स कोड कंपाइल होने लगा है, इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो इस फोल्डर से रिजॉल्व करो, क्योंकि हमारा कोड कोई ऐसी क्लासेस भी यूज़ करता है जो किसी दूसरे प्रोजेक्ट या लाइब्रेरी में पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रन करते वक्त भी इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो स्टूडेंट टेस्ट की क्लास है, ये किसी ऐसी क्लास को यूज़ करती है जो हमारे प्रोजेक्ट 1 में नहीं पड़ी, ये किसी और जगह पड़ी है। तो दैट मीन्स कि मुझे रन करते वक्त भी क्लास पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसको स्पेसिफाई करने का तरीका सेम ही है, हम लिखेंगे क्लास पाथ, और उसके बाद जो भी हमारा पाथ था यहाँ से ई में ऊप में LMS, तो हम कहते हैं ई ड्राइव में ऊप के फोल्डर है, उसमें LMS का फोल्डर है, और उसके साथ करंट फोल्डर को भी कंसीडर करो, ठीक है। तो इसको अब हम रन करेंगे तो देखें बुक स्टूडेंट का ID भी यूज़ प्रिंट हो गया। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट की क्लास हमारे ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट फोल्डर में पड़ी है वो भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, और ISBN नंबर भी प्रिंट हो गया। दैट मीन्स के वो क्लास जो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पड़ी है उसको भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी जो क्लासेस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। लिंक ये पॉइंट होगा ना कि फॉर एग्जांपल ये जो क्लास पाथ है इसको कब यूज़ करते हैं। इसके दो केसेस होते हैं कि जब आपकी इंडिविजुअल जो क्लास फाइल्स हैं वो आपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में रखी होती है। ये आपको मैंने सारा डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया कि हमारा एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम था, वहाँ पे हमने बुक की क्लास रखी हुई थी, और उसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ किया। उसको पहले वहाँ पे ज़ाहिर है उसका बाइट कोड होना चाहिए, पहले उसको वहाँ पे कंपाइल वगैरह कर लिया,
और अगर वो प्रोजेक्ट हमारा पहले से बिल्ड हुआ है, फॉर एग्जांपल 6 महीने पहले हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, तो जाहिर है वो जो क्लास फाइल है वो पहले से वहाँ पे कंपाइल्ड फॉर्म में पड़ी होगी, तो हम उसको कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, हमें उसकी जो बाइट कोड है यानी कि जो डॉट क्लास फाइल है सिर्फ उसका पाथ देना पड़ेगा। वो पाथ देते कहाँ पे हैं, वो हम अपने क्लास पाथ के स्विच में देते हैं, ठीक है। बेस पाथ देते हैं, पूरा पैकेज का नाम नहीं लिखते, क्योंकि जो बाकी पैकेज का नाम है वो इंपोर्ट की स्टेटमेंट होती है, वो वहाँ से रिजॉल्व हो जाता है। अगला पॉइंट ये है कि मल्टीपल क्लास फाइल्स प्लेस्ड इन सिंगल जार फाइल, यानी कि ये भी हो सकता है कि फ़र्ज़ करें हम कोई जो अपनी जो क्लासेज यूज़ कर रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट से, वो अलग-अलग सारे क्लास फाइल्स नहीं पड़ी हुई, वो सारी हमने उसकी एक जावा आर्काइव बना दिया, ये जावा की लाइब्रेरी बना दी है, तो वहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, ज़ाहिर है जैसे ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया है ना इसका पाथ, क्लास पाथ ई ऊप LMS, तो यहाँ पे भी वहाँ लिख देंगे, उस जार फाइल का नाम लिख देंगे, तो उस जार फाइल में जितनी भी क्लासेज हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगी। तो अभी मैं वो जार फाइल इसलिए लिख रहा क्योंकि जार फाइल जो है वो अभी हमने उसको करने के लिए मुझे कोई एग्जांपल देनी पड़ेगी, तो अभी हमने ना तो जार फाइल बनानी सीखी है और ना आपको मैंने ये बताया कि हम दूसरी जो लोगों ने पब्लिश की हुई है इंटरनेट पे, तो ये जार फाइल्स हमें कैसे मिलती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो काफ़ी पहले लेंथी हो गई है, मैं इसका पार्ट 2 एक बना दूंगा, उसमें मैं बताऊँगा आपको कि आप दूसरों की बनी हुई जार फाइल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और वो आपको पता कैसे चलता है कि उसके दूसरों के बने हुए जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर क्लासेस क्या पड़ी हैं, उनके कंस्ट्रक्टर क्या हैं, उनके पैकेज क्या हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए ना कि उनको इंपोर्ट करते वक्त या यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए हम जो है वो API डॉक्यूमेंटेशन हम यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि आप API डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कैसे यूज़ करके जो दूसरों की पब्लिश की हुई जावा की लाइब्रेरीज हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिंकिंग मैकेनिज्म इज सेम फॉर बोथ कैटेगरीज, वो मैं जब जार फाइल बताऊंगा तो आप देखेंगे कि लिंकिंग का जो मैकेनिज्म है वो सेम ही है, क्लास पाथ ही यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे अपने फोल्डर के नाम के अलावा उस जार फाइल का जो पाथ है वो भी साथ जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम दूसरों की जो पब्लिश की हुई जावा लाइब्रेरीज हैं या जावा आर्काइव फाइल्स भी कहते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये हमारा आज का टॉपिक था।